और बहुत कुछ सीखने का प्रयास रहेगा और सिखाने का भी प्रयास रहेगा मेरा। पहले तो ये जान लेते हैं कि जो स्वर है और व्यंजन है, थोड़ा सा मैं इस ये जो चीजें यहाँ पर लिखी जाती है ना, तो इसका ये मतलब मत समझा करिए। मैं आपको ना मैं एक किताब के रूप में सोचता हूँ कि आपको पीडीएफ को प्रोवाइड कराऊं, इसलिए लगे कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा और यहाँ की चीजें काम की हैं, और कुछ चीजें को लिखूंगा, समझाऊंगा, प्रयास समझने पे ज्यादा फोकस आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्वर किसे कहते हैं आपको पता नहीं है। स्वर वही होता है जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। स्वर की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कुल आपके कितने होते हैं? 13 होते हैं। लेकिन नहीं सर, कुछ चीजें आपके अपने एग्जाम में काम की होती है, जरा समझिएगा। ये सबको पता है कि स्वर जो होता है वो अ होता है। हम ऐसा नहीं कि नहीं लिख रहे हैं, सब लिख रहे हैं। आ लिख दिया, छोटा ई लिख दिया, बड़ा ई लिख दिया, छोटा ऊ लिख दिया, यहां पर साथ साथ में बड़े ऊ का हमने जिक्र भी किया। आ ई उ लिख दिया भाई। री, ए, ए, ओ, औ ये हमने यहां पर लिख दिया। कोई गलती तो नहीं किया भाई? तो सभी छात्रों का कहना है कि भाई कोई गलती नहीं किया। किसी भी छात्र का यह कहना नहीं है कि सर आपने गलती किया है। हमने तो भाई आपको बचपन के जैसा चीजों को सिखाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आप इस तक शिखर अपना पहुंच सके, अपने मंजिल को प्राप्त कर सके। सर क्या और भी कुछ पढ़ाना है? पढ़ना पड़ेगा, यही पढ़ना पड़ेगा जो पढ़ा रहा हूं। ये ओ ये बचपन की कहानी तो हमने बड़े प्यार से शिद्दत से लिख दिया। लेकिन समस्या ये है कि जो हिंदी वर्णमाला के कुल स्वर हैं, कुछ स्वर हैं या कुछ स्वर और अक्षर स्त्रीलिंग माने जाते हैं। वाह भाई वाह। इन्हीं में से कुछ ऐसे भी हैं, मतलब अ ई उ री ए ऐ ओ औ, इनमें से कुछ ऐसा है सर जो कहीं ना कहीं स्त्रीलिंग में है, लड़की है, महिला है। हमने कहा अच्छा वर्णमाला में भी कुछ चीजें महिला में आती हैं। हाँ माय डियर, आते हैं, आते हैं। यहां देखिए ना, ये होता है आपका, जैसे कि यहां पर देख पा रहे हैं छोटा वाला ई है, बड़े वाले ई का जिक्र किया हुआ है, और यहां साथ साथ में री आता है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कुल सभी वर्णमाला, मतलब वर्णमाला जितने स्वर हैं, किससे कितने स्वर हैं जो स्त्रीलिंग अवस्था में होते हैं। तो आपको बहुत सारा विकल्प आएगा, अ आ उ री। तो आपको समझ जाना है कि अच्छा मैं यहां से गेम आउट हो रहा है। ओके, तो ये चीजें आपकी स्त्रीलिंग होती हैं, माने जाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से आपके ये शामिल किए गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं छोटे वाले ई का जिक्र है, बड़े वाले ई का जिक्र है, और आपके री का जिक्र है। उम्मीद करता हूं चीजें आप ये समझ पाए होंगे। तो कभी क्वेश्चन आपसे अगर बन जाए कि आपका जो हिंदी वर्णमाला में स्वर है उनमें कौन स्त्रीलिंग है, अच्छा आपको 3 स्त्रीलिंग दिखाई दिया, तो जाहिर सी बात है जो बचे हैं वो पुल्लिंग रहे होंगे। ओके, अब आपको इतना पता चल गया तो आपको मात्रा भी, अच्छा मैंने कहा कि स्वर में भैया मात्रा कितनी होती है? हिंदी जो स्वर होते हैं, स्वर की मात्रा, स्वर की मात्रा क्या कितनी होती है भाई? स्वर की मात्रा हम सभी जानते हैं कि केवल केवल 10 होती है। ओके, स्वर की मात्रा कितनी होगी? 10 होगी। स्वर की संख्या हिंदी में आप 11 बताएंगे, आपको ऐसे नहीं बताना है। जैसे हमने आपसे केवल केवल कहा कि मान लेते हैं भैया 10 कौन कौन से हैं। अ की कोई मात्रा नहीं हुआ करती, आपको पता हो भैया, अ की मात्रा नहीं होती है। मात्रा आ की होती है, आ के लिए ऐसे होता है। ठीक है, जैसा छोटा वाला ई कैसे होता है, जैसे हमने कहा ये वाला छोटा ई है, ये वाला बड़ा ई है, ये वाला भैया छोटा ऊ आता है, और ये वाला बड़ा ऊ आता है। री की मात्रा ऋषि के लिए ऐसे लिखी जाती है, हाँ या ना। ए के लिए ऐसे होता है, ए के लिए ऐसे होगा, ओ के लिए हम लोग ऐसे बोल देते हैं भैया, और औ के लिए हम लोग क्या बोलते हैं भैया? लो भैया ऐसे बोल देते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको डायरेक्टली चीजें समझ में आई होंगी। और यहां पर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वर की मात्रा जो होती है वो कितनी होती है, आपको 10 ही बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल भी बताया था कि स्वर की मात्रा नहीं होती। हिंदी में स्वर कुल कितने होते हैं? तो हिंदी में जो स्वर होते हैं वह आपके कितने होते हैं? 11, उसका भी जिक्र किया था। 13 किस तरीके से होता है उसके भी बारे में बताया था। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, हमने कहा जब हिंदी वर्णमाला पढ़ते हैं, अब उसमें व्यंजन पढ़ते हैं। व्यंजन क्या होता है? जब हम स्वर की सहायता लेते हैं, मदद लेते हैं, तब कहलाता है ना। तो यहां पर हिंदी वर्णमाला में अगर आपसे कभी लाइफ में क्वेश्चन बन जाए, मुझे आप बताइए कि हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन है या व्यंजनों की जो संख्या है वह कितनी है? हमने क से कबूतर, ख से खरहा, ग से गमला, घ से घड़ी, ऐसे करते करते जब हम ह से हलवा तक आएंगे, यहाँ क से स्टार्ट किया, इतना मेहनत से पढ़ते पढ़ते यहां तक आया, तो यहां पर पता चला कि माय डियर ये तो 33 होते हैं। किसी का कहना होगा कि सर गिन के दिखा दीजिए। सर आप भी गिन सकते हैं, मैं ही कैसे गिनूं, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर छोटी ई गलती हो गया क्या सर? कहाँ छोटी ई पे गलती? छोटे ई पे गलती? छोटे ई पे गलती नहीं है, ये छोटका वाला ई तो ऐसा ही होता है बाबू साहब। बड़का वाला ई यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जिसे कहते हैं ना विकास, तो वी ऐसे वाला। हमने कहा आपका, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आता है ना, कहते हैं हमने कहा चलो ऐसा वाला वी, ऐसा वाला वी बना दूं, ऐसा वाला वी ना, हमने कहा री, री बना दिया ऐसा वाला। देख लीजिए कहाँ गलती है, इस चीज को आप भी समझिए ना। अब यहां पर आपको पता चला कि इसकी संख्या, व्यंजनों की संख्या कितनी होगी? 33 होगी। क ख ग घ अंग च छ छ इ ट ठ ड ङ त थ ये सब दिया है। प फ म म तक आ जाइए, यहां तक आइए। क से चालू करेंगे कभी भी ना, अगर गिनना हो कभी जिंदगी में तो याद रखना बीच की कड़ी को गिना नहीं जाता। क कबूतर से लेकर अगर म से मछली तक आओगे तो यहां तक 25 होते हैं, डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए। यहां तक 25 होते हैं। 25 के बाद आपको यरलव जो होती हैं, ये आपको 25 4 29 कह लीजिए। 29 के बाद इसको 30 कह दीजिए। 30 3 33 कह लीजिए, कोई बुराई नहीं है। गिन भी दिया। अगर आप कहेंगे थोड़ा सा और आगे चलें, आप अगर कहें तो थोड़ा सा और आगे चलें। अब हम चलते हैं, शुरुआत करते हैं। जिह्वा या जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण।
एग्जाम में आता है कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से जिह्वा या जीभ, जिह्वा को ही क्या कहते हैं? जीभ कहते हैं। जिह्वा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? जीभ बोलते हैं। चलो भाई, ये जीभ होता है, जिह्वा को हम लोग क्या बोलते हैं? जीभ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जीभ एक तत्भुत शब्द होता है और जिह्वा एक तत्सम शब्द होता है। एक ही तो है, मतलब नाम एक ही है। इसी के आधार पर, जिह्वा के आधार पर आपसे पूछा है स्वरों का वर्गीकरण, मतलब बंटवारा। उनमें बंटवारा हुआ होगा कुछ ना। हमने कुछ पल के लिए आपको बना दिया यहाँ पर। आपका नाम क्या है भाई? आपने कहा सर मेरा नाम आनंद है। चलो भाई, आनंद के लिए आनंद, एक बात बताओ, मैं तुम्हें यहाँ पर बना रहा हूँ, ऐसे तो ऐसे मुंह बनता है नहीं बनता है तुम्हारा? देखो ऐसे मुंह बना दिया, मेकअप थोड़ा कर दूं अच्छे से, देख लो। चलो, आनंद नाम का बच्चा यहाँ पर बन गया, आनंद बना दिया। अब इस आनंद वाले बच्चे को एक बात पता है कि जब ये चाट और गोलगप्पे की दुकान पर जाता है तो इसकी जीभ क्या करती है? ललचती है। मुंह में पानी आ गया, ऐसे करता है ना, तो ये वाला है। तो जब इसका जीभ ललचेगा, ऐसे ऐसे करेगा, तो क्या बनेगा? एक जीभ बना देता हूं इसका बेचारे का यहाँ पर। चलो, जीभ बना दिया। अच्छा, यहाँ पर कहा हुआ है कि जीवा या जीभ के आधार पर, तो जीभ ही तो बना रहा हूं सरकार यहाँ पर, मैंने कुछ गलती थोड़ी नहीं किया। अरे आपसे, आपने कहा सर जीभ, तो लो जीभ बना दिया, मुंह बना दिया आपका भी। अच्छा, जीभ को पार्ट्स में बांट देते हैं, विभाजन कर देते हैं इसका। हमने कहा चलो भाई, एक पार्ट में इसको और दो पार्ट इसमें बांट दिया। अब इसमें इसको हमने क्या किया? इसका विभाजन किया, इसको अलगाव कर दिया, तो इसका जीभ बन गया। जीभ में तीन पार्ट हो गए, एक पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा भाई भाग हो गया इसका। अच्छा, पहले वाले को क्या बोला जाता है? जाहिर सी बात है, अग्र का मतलब होता है आगे वाला, आगे वाला जीभ है। और यहां पर क्या है? मध्य है। मध्य का मतलब क्या होता है? बीच वाली जीभ है इसकी। हमने कहा ये क्या है? तो ये पीछे है। पीछे को क्या बोलते हैं? पश्च। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन बने कि जीवा या जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण जो होता है वो कितने होते हैं, तो आपको बताना है कि सर वो तो तीन होते हैं। क्योंकि ये इसी से पता चला, इसका जीभ बनाया, इस तीनों पार्ट में विभाजन कर दिया। अगर मैं कहूं कि छोटा वाला जो ई है या बड़ा वाला जो ई है, या छोटे वाले जो ए हैं या बड़े वाले जो ए हैं, वो कहां से बोले जाते हैं? तो जीभ के अग्र भाग से, पहले वाले भाग से बोले जाते हैं। ठीक है, केवल इकलौता अ ही ऐसा है, केवल इकलौता अ ही ऐसा है जो कहां से बोला जाता है? वह मध्य से बोला जाता है, बीच से बोला जाता है। उसके बाद जो बच गया होगा उन 11 में से अब पीछे बोला जाएगा। हमने कहा सर बड़ा वाला आ बाकी है इसमें, अ लगा दिया, ए उ उ उ बाकी है सर, इसमें उ लगा दिया सर, इसमें तो अभी री भी बाकी है, री लगा दिया। ए आई हो चुका है, ओ औ बाकी है, तो हमने कहा ओ लगा दिया, यहां पर औ लगा दिया। अब बताओ आनंद बाबू, अब जीभ कैसा लालच में है कि नहीं है? हमने कहा स्वरों की संख्या तो 11 है, क्या मास्टर प्रूफ करो 11 पूरा पूरा लिखा है कि नहीं? हमने कहा लो भाई, 1 2 3 4 5, और इसको बोलेंगे 6 7 8 9 10 और 11। ओहो, 11 तो हो गया, इसलिए तो बोला था स्वरों की संख्या 11 होती है। ठीक है, इतनी बातें स्पष्ट हुई, साफ हुई, क्लियर हुई? तो आप बोलेंगे सर हाँ सर, आपने तो इसको समझाया, प्यार से समझाया, मन में चला गया, दिमाग में चला गया, आज के बाद गलती नहीं करूंगा। एक ऐसा जुगाड़ बताता हूं भाई साहब, जिंदगी में रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ऐसा जुगाड़ बताता हूं जो जिंदगी में आप सभी को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जानते हैं स्वर कितने होते हैं? 11 होती हैं। उनमें से जो 4 आगे के आप सोच लीजिए, केवल बीच से अ बोला जाता है, दिमाग में बैठा लीजिए। और छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ए, बड़ा ए हमेशा आगे से बोले जाते हैं, बाकी जो बच गया सब पीछे से बोले जाते हैं। ये इसका टेक्निक था। ठीक है, कोई समस्या नहीं? डिजिटल फॉर्म में भी दिखा देता हूं आपको। देखिए, ये अग्र होते हैं, ये मध्य होते हैं, ये पश्च होते हैं, वे स्वर जिनका उच्चारण जीभ के अग्र भाग से। तो इतना पढ़ने से काम नहीं चलेगा ना। ये देखिए ना, ये कितने अच्छे तरीके से गोलगप्पे के माध्यम से आपको सिखा दिया हूं। यही वो पूरा इतना बड़ा लिखा हुआ है। अब आप देखिए ना, अग्र से क्या क्या बोला जाता है, अग्र स्वर से क्या क्या बोला जाता है। अग्र स्वर की संख्या भैया पूछा जाए तो कभी कितने होते हैं? 4। तो यहां पर मैंने 8 तो नहीं लिखा है, तो जाहिर सी बात है 4 होती हैं। तो कौन कौन सा होता है? ये होते हैं। आपको मध्य स्वर पूछा जाता है तो मध्य स्वर क्या होते हैं? 1 होते हैं, वो भी कौन होता है? केवल अ होता है। फर्स्ट स्वर में क्या होता है? ये 5 होते हैं। जाहिर सी बात है कि ये और ये, तो वही चीज तो वहां पर भी लिखा हूं ना माय डियर, ये देखिए ना, यहां पर भी लिखा हुआ है। अब आप इस चीज को समझिए कि यहां पर जो आपके ये री आते हैं, ये जो री होते हैं, ये भैया किसी के अनुसार माने नहीं जाते हैं। ये आपको समझने के लिए। इसे स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। तो हमने कहा सर यहां पर हम इन चीजों को बैठा दिए, लेकिन विद्वान भी बैठे हुए हैं, कहते हैं कि हम मानते ही नहीं उसको। तो नहीं मानते हो तो नहीं मानते हो, लेकिन इतना पता होना चाहिए आप सभी को। ठीक है, इतनी बातें आप सभी को पता होना चाहिए। आप बोलेंगे सर इतनी बातें हमें पता है, तो देख लीजिए यहां पर भी ऐसी चीजें होंगी। यहाँ पर बड़ा वाला आ, बड़ा वाला ऊ ए ओ औ यहाँ पर लिखा रहेगा, और इसमें री का जिक्र, तो विद्वान लोग बैठे हुए थे, उन्होंने मना कर दिया कि ऐसी बात इसमें नहीं है। उम्मीद बात क्लियर हुआ, स्पष्ट हुआ, साफ? किसी में कोई दिक्कत, किसी में कोई समस्या नहीं है ना? तो ये आप डिजिटल फॉर्म में भी देख लिए और इसको भी देख लिए। चलिए, होठ या ओठ को भी होस्ट बोलते हैं ना। ओठ की स्थिति के आधार पर स्वर वर्णों का भैया वर्गीकरण, तो ये है 2 प्रकार के होते हैं। कभी कोई क्वेश्चन आपसे बन जाए कि ओठों की स्थिति के आधार पर या होठ की स्थिति के, ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वर वर्णों का वर्गीकरण कितने होते हैं, तो केवल 2 होते हैं। ये आपके दिमाग में अभी परेशान कर रहा होगा, निचोड़ निकालूंगा, 2 सेकंड वेट करो। एक होता है, आपसे कहा कि पहला कौन है, तो एक बता देना कि सर उसका नाम आवृत्ति मुखी होता है। अच्छा, मान लेते हैं पेपर में आप बैठे तो वहां पर आवृत्ति मुखी आई, यह जरूरी थोड़ी ना है। उसका क्या नाम होता है? आप बोलेंगे सर उसे अवृत मुखी भी कहेंगे। ये भी बात क्लियर हुआ। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ, ओठ नहीं समझे, फिर बताना पड़ेगा भाई। ये देखो ना, आपको बना दिया, ये ओठ होता है ना मुंह में, ये ओठ। तो ये जो आपका होठ है, ये वाला, ये जो आप, ये होठ है,
ये क्या होता है कभी कभी कि भैया जरूरी नहीं है कि कोई स्वर आप बोले तो गोल हो, ये जरूरी नहीं है, और जब जरूरी नहीं है तो भैया आपका ये कहलाएगा। तो होठ गोलाकार या गोल नहीं बनते हैं, मतलब हमने कुछ बोलने का प्रयास किया, जैसे कहा उ उ तो गोला बन गया, लेकिन तब नहीं बना, तो जरूरी थोड़ी नहीं कि हर बार बने। तो जहां गोल न बने, जहां पर भैया होठ भैया गोलाकार नहीं बनते वही क्या कहलाएगा भैया, आप बोलेंगे कि सर उसी का नाम आवृत्तिमुखी, या आप बोलेंगे अवृतमुखी बोल सकते हैं। यहां पर किसी कोई समस्या नहीं। तो आप देख पाएंगे कि कभी भी आपसे पूछा जाए क्या जो है वह आपका अवृतमुखी है क्या, हाँ है, क्योंकि इसमें गोल नहीं हुआ। आ भी है, छोटा ई भी है, बड़ा ई भी है, ए इसमें आएगा, ए भी इसमें से निकल गया। हमने कहा नहीं बना, हमने कहा आ नहीं बना, ए नहीं बना। लेकिन अब समस्या यह है कि वृत्तमुखी, वृत्त का मतलब क्या होता है, गोल। अब इस वृत्त का मतलब क्या होता है, गोल। अब वृत्तमुखी और वृत्तमुखी में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि वृत्तमुखी तो वही होता है जिसमें गोल हो। वृत्त का मतलब क्या हो, सिंपल, एक वृत्त एक अवृत्त। तो वृत्त क्या होता है, वृत्त का मतलब गोल, जिसमें गोल हो जाए, और अवृत्त मतलब गोल न हो। जैसे हमने कहा संतोष का विलोम क्या होता है, तो किसी ने कहा असंतोष, तो हमने कहा वृत्त का अपोजिट क्या होगा, अवृत्त हुआ। तो वृत्त मतलब गोला, जिसमें गोलाकार मुंह हो जाए, ऐसे स्वर निकल के सामने आए। अब वृत्त का मतलब जो स्वर ऐसे ना आए। तो हमने कहा देखो ओ तो इसमें भी हुआ, ओ इसमें भी हुआ, आ भी जाता है, इसमें भी आ जाता है। कभी कोई क्वेश्चन बनता है, ठीक है। यहां पर किसी को कोई समस्याएं हैं तो बता सकते हैं आप सभी के सभी लोग, और चीजों को समझने का प्रयास करिएगा कि होठ की स्थिति के आधार पर या ओष्ठ की स्थिति के आधार पर जो आपके स्वर के वर्गीकरण किए गए हैं वह दो किए गए हैं। एक आवृत्ति होता है जिसे हम क्या कहते हैं, अवृत्तिमुखी स्वर भी कहते हैं। एक होता है वृत्तिमुखी, जिसे कहते हैं भैया आपका वृत्तिमुखी गोल वाला स्वर। ओके, सभी लोग बोलेंगे एक बार ओके। ओके, चलिए, अगर इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो आप थोड़ा सा और समझिए। मुख की स्थिति के आधार पर स्वर वर्णों का वर्गीकरण 4 प्रकार के होते हैं। लो, अब ये 4 प्रकार के होते हैं। वो चारों प्रकार कौन कौन से हैं, यहां पर लिखा है संवृत स्वर, यहां पर लिखा है भैया कभी मुख की स्थिति के आधार, मुख का मतलब क्या होता है, मुंह होता है, मुंह, मुंह जानते हैं ना, मुंह, मुंह होता है। मुंह की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितना है, 4 है, 4। इसे रटने की जरूरत नहीं है सरकार, सिखाऊंगा। यहां पर लिखा है, पहला है एक, आप देख पा रहे हैं, लिखा है कि संवृत स्वर। संवृत स्वर क्या होती हैं मैं आपको बता देता हूं, एक लाइन में समझने का प्रयास करिएगा। संवृत स्वर हुआ होता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है। मुंह जो है ना सबसे कम खुलता है, मतलब कह सकते हैं न के बराबर, ऐसे न के बराबर। तो ये ठीक है। तो जब संवृत स्वर की पहचान क्या होती है, और संवृत से और आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ऐसा तरीका सिखाऊंगा कि लाइफ में सब कुछ भूल जाओगे, संवृत स्वर तो नहीं भूलोगे। कई लोगों का कंफ्यूज पॉइंट होता है कि सर आपने तो यहां पर लिख दिया डिजिटल तरीके से, समझूंगा कैसे। तो भाई समझाने के लिए ही आया हूं, दुनिया तो लिख ही की पढ़ा रही है, लिख कर ही बता रही, समझाने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब आप समझिए इस चीज को। आपसे कहा जाए कि छोटा वाला ई क्या है, बड़ा वाला ई, और छोटा वाला ऊ और बड़ा वाला ऊ क्या है, तो ये संवृत स्वर होते हैं। लेकिन इसको पहचानूं कैसे, एक डाउट था, कोई डाउट हो तो पूछ सकते। हमने कहा कि संवृत स्वर की पहचान कैसे करूं। अब आप मुझे बताइए कि जब हम लोग बचपन में खेलते कूदते थे तो साइकिल का स्प्रिंग हम लोग ले लेते थे, ऐसे खींचते थे, खुचू खुचू, खींचते थे कि नहीं खींचते थे। आप बोलेंगे हाँ सर। स्प्रिंग कैसा होता है, आप बोलेंगे सर स्प्रिंग तो ऐसा होता है। स्प्रिंग कैसा होता है, ऐसा होता है, चाहे बाइक की स्प्रिंग, चाहे आपकी कोई साइकिल का स्प्रिंग हो, तो ऐसे ही तो होता है। तो हम लोग क्या करते थे, इसको खींचते थे, ऐसे खींचते थे, फिर छोड़ देते थे, फिर भाग जाता था वहीं पर। ऐसे करते थे कि नहीं करते थे। तो ऐसे भी कुछ स्वर आपको दिखाई देंगे जिसको हम खींच कर सीधा कर सकते हैं। अच्छा, स्प्रिंग को खूब खींच दो तो सीधा नहीं हो जाएगा, आप बोलेंगे सर ऐसे सीधा हो जाएगा। तो वैसे ही कुछ ऐसे स्वर होंगे जो सीधा हो जाएंगे। हमने आपसे कहा कि बाबू साहब जरा इस अ को सीधा करके दिखाओ, क्या यह अ स्प्रिंग के जैसा लग रहा है। आपने कहा सर स्प्रिंग के जैसा तो नहीं लग रहा है। भैया इसको कहां से खींचूं, इधर से खींचूं, भाई इसको कहां से खींचूं, ऐसे खींचूं या ऐसे खींचूं, सर इसमें नहीं बात बन रही है। तुमने कहा ये बेकार होगा, फिर इसका काम का नहीं होगा। हमने कहा एक बार छोटा ई को खींच के देखो, हो सकता एक बार छोटा ई को खींच के देखो। आप बोलेंगे सर ये खींचा गया, ऊपर सीधा हो जाए, जो सीधा हो जाए उसे संवृत स्वर कहेंगे। हमने कहा एक बार बड़ा वाले ई को दिखाओ, एक बार बड़ा वाले ई को दिखाओ, तो आपने कहा सर इसको भी खींच दूंगा, ये भी सीधा हो जाएगा। अगर हमने कहा कि छोटा वाले ऊ को दिखाओ आप, तो बोलोगे सर लो कर दिया जी। और हमने कहा बड़े वाले ऊ को दिखाओ, तो हमने कहा लो भाई कर दिया। तो जो स्प्रिंग के जैसा खिंचाव उत्पन्न कर जा रहा है उसे हम बोलेंगे संवृत स्वर। क्या बात समझ में आई, दिमाग में चली गई। अब इसकी जरूरत पड़ेगी जिन स्वरों का उच्चारण में कम मुख या मुख सबसे कम खुलता है, क्या जरूरत है, क्या आपको इसको रटने की जरूरत है, बड़ा वाला ई, बड़ा वाला ई, छोटा वाला ई, बड़ा वाला ऊ, छोटा वाला ऊ, क्यों रटोगे भाई। स्प्रिंग के जैसा ये जुगाड़ और ये तरीका आपको नहीं पसंद आया। बचपन की वो सभी चीजें हैं जो आपके बीच में पेश किया हूं भाई, आपके लिए हित के लिए किया हूं। ये देखिए ना छोटा वाला ई है, और ये देखिए ना बड़ा वाला ई है। यहाँ पर ये छोटा वाला ऊ का जिक्र किया गया है, यहाँ पर ये बड़े वाले ऊ का जिक्र किया गया। तो ये स्प्रिंग के जैसा। अब आप सभी जानते हैं, आप आप सभी यह जानते हैं कि जब कभी भी आपके 11 स्वर में से 4 तो स्प्रिंग के जैसे खींचे जाते हैं, उन्हीं को संवृत कहेंगे। और अर्ध संवृत क्या होता है जरा इसे भी देख लेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख मतलब मुंह संवृत स्वर से, जो संवृत स्वर है ना, से थोड़ा ज्यादा खुलता है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा खुल जाता है।
ठीक है, बात समझ में आया? सर सर व्यंजन की मात्रा नहीं होती है, र की मात्रा होती है। भैया र कैसे बनता है आपको पता होना चाहिए। र ऐसे बनता है, आधा र होता है, और आधा र में जब हम अ जोड़ते हैं तभी तो आप बोलेंगे कि सर जी ये र कहलाता है। तभी तो ये आप बोलेंगे, तभी तो ये र कहलाता है। र क्या है? एक व्यंजन आएगा, व्यंजन आएगा। वो व्यंजन में कौन सा आएगा? य र ल व। ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। आपको सिखाऊंगा, टेंशन नहीं होना है। मात्रा सिर्फ स्वर वाली, व्यंजन की नहीं। ठीक है, ओके, ये समझ में आया भाई? सभी को समझ में आया? तो अर्ध संवृत स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख जो है संवृत स्वर थोड़ा सा ज्यादा खुलता है। हमने कहा ठीक है, यहां पर है छोटा वाला ए है, छोटा वाला ओ है। मैं आपके दिमाग में पहुंचा दूंगा सारी चीजें। क्या संवृत स्वर सबको पता है? आप बोलेंगे हाँ सर, वो तो दिमाग से पता चल गया। तो अर्ध संवृत स्वर क्या होते हैं? छोटका वाला ए और छोटका वाला ओ, और कुछ भी नहीं होता। छोटा वाला ए और छोटा वाला ओ, दोनों छोटा वाला। ये दोनों छोटा में है कि नहीं है? इनके पार्ट्स होते हैं, एक बड़े भैया होते हैं, एक छोटे भैया होते हैं। एक बड़े भैया, एक छोटे भैया, तो दोनों। इसका भी बड़ा भैया होता है कि नहीं होता है? बड़े वाले ए का बड़ा वाला भैया, बड़ा वाला ए होता है ना? आप बोलेंगे हाँ। ओ का बड़ा भैया कौन होता है? औ होता है। तो आप सभी को यह बात पता होना चाहिए कि इसका बड़ा भैया कौन है? औ है। लेकिन यहाँ बड़ा भैया से कोई मतलब नहीं है। इसका बड़ा भैया कौन है? ये है। इसके बड़े भैया से कोई मतलब नहीं है। इसके बड़े भैया से कोई मतलब ही नहीं है। इसके बड़े भैया से हमें कोई मतलब नहीं है। छुटके भैया वाले जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? अर्ध होते हैं। अर्ध का मतलब ये होता है आधा। तो भैया ये पूरा था, आधा कर दो, ऐसा दिखेगा। ये पूरा होता है, आधा कर दो, ऐसा दिखेगा। ओके, नेक्स्ट। विब्रत स्वर क्या होती हैं? विब्रत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जो यहां पर मुख है, मुंह है, सर्वाधिक खुलता है, सबसे ज्यादा खुलता है माय डियर, उसे बोलते हैं सर्वाधिक। मतलब सबसे ज्यादा। हमने कहा तो ये होते हैं सबसे ज्यादा। इसमें ज्यादातर यही देखने को मिलता है, आपसे पूछ लिया था एग्जाम में। अर्ध क्या होता है? अर्ध विब्रत स्वर क्या होंगे? हमने कहा जिन स्वरों के उच्चारण में मुख विब्रत स्वर से थोड़ा भैया कम खुलता है। जैसे हमने कहा यहां पर अ दिख रहा है, तो यहां पर इकलौता केवल यही आता है। इसमें विब्रत में अ भी आता है, आ भी आता है, तो इसको आप हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आप देखिएगा, इसमें कभी कभी इसमें कुछ आता है, तो इसमें आपके सामने चीजें ये लिखी गई हैं। हमने कहा भाई यहां पर मिल गया 1 2 3, यहां पर बड़ा वाला भैया छोटा वाला भैया इसमें आ जाएगा, ये आ जाएगा इसमें, और ये रहेगा बड़ा वाला आपका ए, बड़ा वाला इसमें आ जाएगा। हमने कहा 3 1 4, 4 1 5 1 6, 1 7 8 9 10, मात्रा 10। सर पर्वत, पर्वत में किस मात्रा? भैया वो सब चीजें बताऊंगा, सब चीजें बताऊंगा आप सभी को, ठीक है? पदेन रूप होते हैं, वो सब सब चीजें बताऊंगा। रेफ रूप होते हैं, पदन पदेन होते हैं, सब बताऊंगा। क्या इतना तक समझ में आया? क्या इतना तक समझ में आया कि नहीं आया? आप बोलेंगे हाँ सर, विब्रत, अर्धविब्रत सब समझ में आ गया। आइए, आपसे पूछा जाएगा कि सजाती स्वर और विजाती स्वर क्या होते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा कि सजाती स्वर क्या होते हैं और एक विजाती स्वर क्या होते हैं। समान जाति के हो तो सजाती, भैया समान जाति के ना हो तो विजाती। ये होते कितने हैं? ये दो होते हैं। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, एक का नाम होता है सजाती। सजाती स्वर को ही हम किस नाम से जानते हैं? सवर्ण स्वर के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहां तक कोई समस्या? स्र कहाँ गया सर? भैया आप ज्यादा टेंशन में हैं। अभी स्र कहाँ है? अभी आप ना बहुत जल्दबाजी में है। हो सकता है आप पढ़े हो अच्छे से कहीं, सर समझ में भाई हो सकता है, जैसे कि आप हो सकता है कहीं पढ़े हो तो आपको लगता है सर ये चीजें नहीं मिल रही हैं, तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। जो मैं आपको, हमने आपको कुछ सिखाया ही नहीं भैया। हमने आपको सिखाया केवल केवल यहाँ पर मुख्य आधार पर संवृत, अर्धसंवृत, विवृत स्वर, अर्थ यहाँ पर होते हैं। हमने यही समझाया। अब जो समझा रहा हूँ उसे समझने का प्रयास करिए। अगर आप अभी समझने का प्रयास नहीं करेंगे तो फिर लाइफ में समस्या बड़ी उत्पन्न हो जाएगी। और जिस तरीके से समझा रहा हूँ, अगर आप इस तरीके से समझ गए तो पेपर निकालने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। बात समझ में आया? जो आपके अपने एग्जाम में आएंगे उस चीज से मतलब रखिए और उस चीज को ध्यानपूर्वक पढ़ने का प्रयास करिए आप। हमने कहा यहाँ पर होता है सजाती स्वर, एक होता है विजाती स्वर। ऐसा आ जाए भूल चूक से तो आपको बताना है कि सर वह दो होते हैं। सजाती स्वर को हम किस नाम से जानते हैं? सवर्ण के नाम से जानते हैं। और विजाती स्वर आपको जो दिखाई दे रहा है भैया, आप बोलेंगे उसे संयुक्त स्वर के हम नाम से जानते हैं। ओके, तो यहां पर आपसे कहीं कोई कहे कि सजाती स्वर क्या होता है, तो एक समान जाति के स्वर जो होते हैं, जो एक समान स्वर के हों, तो हमने कहा जैसे, जैसे कैसे क्या हो सकता है? एक समान स्वर के। तो आप देखिए कि अगर अ और अ को मिला दिया जाए तो ये क्या कहलाएगा? आ कहलाएगा। इसी के परिवार का सदस्य है। आ का जो निर्माण हुआ है वो किसके मिलने से हुआ है? आप बोलेंगे कि सर वह तो भैया अ और अ से मिलने से। तो एक समान जाति का है कि नहीं? ऐसा नहीं कि कोई अ के बाद आ गया हो, ऐसा तो नहीं है ना। हमने ऐसा तो नहीं किया। एक समान जाति का मतलब यही हुआ कि अगर मैंने यहां पर अ लिखा हुआ था तो हमने यहां पर भी अ लिखा हुआ है। क्या एक ही जैसा लग रहा है? हाँ सर जी, एक ही जैसा लग रहा है। एक ही जैसे वाले को क्या कहते हैं सर? आप जानते हैं भैया, एक समान जाति वाले स्वर को आप सभी कहते हैं सजाती स्वर या सवर्ण। हमने कहा अ और अ मिलकर क्या बनता है? आपने कहा सर आ बनता है। हमने कुछ पल के लिए कहा छोटा वाला अगर ई को मिला दिया जाए और अब फिर से एक समान जाति का आ जाए तो क्या बनेगा? बड़ा वाला ई बनेगा। हमने कहा छोटे वाले ऊ को मिला दिया जाए और बड़े वाले ऊ को मिला दिया जाए, छोटे ऊ को ही मिला दिया जाए एक समान जाति को, तो फिर आप बोलेंगे सर ऐसा हो जाएगा। बात सही है या गलत है?
ओके सर मैं कंफ्यूज हो रहा था। भाई आप धीरे धीरे समझने का प्रयास करिए, एक भी कंफ्यूजन पॉइंट नहीं होगा। जैसे आपके दिमाग में होगा सर छत्र स्र कहाँ है, भाई उसका नंबर आएगा, सिस्टम से चलेंगे और सिस्टम को उखाड़ के रख देंगे बाद में हम, लेकिन सिस्टम से चलना पड़ेगा हमें आपको। तो यहाँ क्या है, तो एक समान जाति का, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमने अ लिखा है तो यहाँ पर आ लिखा है, हमने एक समान लिखा है, यहाँ पर भी वही लिखा है तो यहाँ पर भी वही लिखा है, यहाँ पर सेम चीजें हैं तो यहाँ पर सेम चीजें, और जो रिजल्ट निकल के आया कुछ इस तरीके से निकल के आया। तो वही चीज यहाँ पर भी है। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर यहाँ पर डायरेक्टली मैं बड़ा ई लिख दूं तो कोई बुराई, आप बोलेंगे सर बुराई इसमें नहीं है। इसमें अगर मैं छोटा ऊ को मिला के ऐसे लिख दूं तो कोई बुराई, आपने कहा सर बुराई नहीं है, दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा सजाति स्वर समझ में आया? अरे सजाति कुछ नहीं होता, समान जाति का तो सजाति है नहीं है तो विजाति है, बात खत्म। अच्छा विजाति क्या होता है, एक समान जाति के न होकर अलग अलग जाति के होते हैं, मतलब कोई यहाँ का है तो कोई वहां का है, कोई यहाँ का है तो कोई वहां का है, एक वाला आदमी नहीं है लोग। तो हमने कहा ठीक है भाई। अच्छा छोटा वाला अ के साथ अगर छोटा वाला अ ही आ गया होता तो क्या कहलाता, आप बोलेंगे बड़ा वाला आ कहलाता। लेकिन सरकार हुआ क्या कि छोटा वाला अ के बाद क्या आ गया, छोटा वाला ई आ गया, एक समान जाति का नहीं आया, और एक समान जाति का जब नहीं आया तो ये क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा, छोटा वाला ए कहलाएगा। सर यहां पर अ के बाद ए आया हुआ है तो ये अ कहलाएगा, क्योंकि समान जाति का नहीं होगा तो भैया विजाति कहलाएगा। यहां पर आप देखे हैं क्या कहलाएगा, ओ कहलाएगा, ये ओ हो जाएगा, और यहां पर क्या कहलाएगा, ये औ कहलाएगा। कोई डाउट किसी को? अगर अ के साथ उ मिलेगा तो औ कहलाएगा, अगर अ के साथ औ मिलेगा तो औ ही कहलाएगा, अगर अ के साथ ई मिलेगा तो ए कहलाएगा, अगर अ के साथ ए मिल गया तो बड़का वाला ए ही कहलाएगा। यहां पर आप देख पा रहे हैं। कोई दिक्कत किसी छात्र को, कोई समस्या? हमने कहा समान जाति का होगा भैया, एक जाति का होगा तो सजाति, और अलग अलग जाति का तो विजाति। आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा आपका रिजल्ट क्या निकल के आया, सर मास्टर साहब ये रिजल्ट निकल के आया, यहां से ये रिजल्ट आया, और आपने देखा यहां से ये आया और यहां से ये आया। तो हमने आपसे कुछ पल के लिए कहा कि भैया हमने क्या क्या पाया, आपने कहा सर ये छोटा ए पाया आपने, बड़ा वाला भी पाया आपने, छोटे वाले ओ को भी आपने ढूंढ निकाला, बड़े वाले ओ को। इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, इसके लिए जो रिजल्ट के लिए ना इतना बड़ा मेहनत करना पड़ा। हमने कहा जो ये रिजल्ट आया हुआ है इस रिजल्ट का क्या नाम रखूं, आप बोलेंगे सर मुझे थोड़ी मालूम है। आप इसका नाम क्या रख सकते हैं, आप इसका विजातीय स्वर भी रख सकते हैं, या डायरेक्टली एग्जाम में आए कि आपका इसका और नाम क्या है तो आप बोलेंगे सर इसे संयुक्त स्वर भी कहते हैं। ओके, इसे क्या बोलते हैं, संयुक्त स्वर के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन संयुक्त स्वर से आपके अपने एग्जाम में आते हैं, और संयुक्त स्वर को मैं और डीपली समझाऊंगा, ये तो मैं आपको चंगू जैसा समझाया हूं केवल। चलिए नेक्स्ट, अब क्या है, यहां पर है मुख। मुख का मतलब होता है मुंह, मुख का मतलब होता है मुंह। अच्छा नाक का मतलब होता है ये नाक, ये वाला नाक, ठीक है। ओके, मुख और नाक से वायु का मतलब होता है हवा। निकलने के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, मतलब मुख से तो निकले निकले, नाक से भी निकले हवा, तो ये चीजें जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं। चलो कोई बात नहीं है, दोनों प्रकार को देखते हैं। कभी आपसे कहा जाए कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहां से, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है दो प्रकार। अब यहां पर देख पा रहे हैं आपसे लिखा है कि निर्नुनासिक स्वर। सर निर्नुनासिक स्वर क्या होता है, ऐसा हेडिंग लगा हुआ है। पढ़ लेते हैं एक बार क्या कहता है, फिर आपको सरल तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आप ही पेपर में ऐसे पढ़ के थोड़ी जाएंगे, ये दुनिया पेपर में पढ़ के जाएगी। आप ही थोड़ी ना निर्नुनासिक पढ़ के जाएंगे, और भी स्टूडेंट निर्नुनासिक पढ़ के जाएंगे। आप ही नहीं अनुनासिक सीख के जाएंगे या समझ के जाएंगे, बहुत सारे लोग जाएंगे। लोगों से बेहतर बनाने के लिए तो आप आए हुए हैं ना, या मैं बनाने के लिए आया हूं ना, या आप बनने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो यहाँ पर निर्नुनासिक स्वर क्या होता है, जिन स्वरों का उच्चारण केवल, ध्यान से समझना, केवल ये पॉइंट को नोट करना, केवल मुख से, बस इतना याद रखो, केवल मुख से, नाक से नहीं। जब मुख से है तो नाक से तो वैसे भी नहीं, जब केवल मुख से हो तो आप बोलेंगे निर्नुनासिक, और जब मुख और नाक दोनों से हो तब आप बोलेंगे उसे अनुनासिक, या इसे चंद्र बिंदु के नाम से भी जानते हैं। ओके, कोई दिक्कत? आप बोलेंगे नहीं। तो निर्नुनासिक कभी मैं पूछूं आपसे, गलती से मान लो मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं, मेरे मन में आ गया कि मैं आज सोचता हूं बच्चों से क्वेश्चन कर लूं, दोस्त भाई बहनों से अपने क्वेश्चन कर लूं कि भैया निर्नुनासिक क्या होता है, तो उसमें कुछ मत करना, केवल मुख से, केवल मुंह से, केवल निर्नुनासिक मतलब मुंह से केवल जो निकले हवा वही वाला हो जाएगा, नाक से नहीं भैया, नाक से नहीं। आपसे ऐसे क्वेश्चन बनता है कि केवल जो मुख से निकलेगा वह क्या कहलाएगा, निर्नुनासिक। जो मुख मतलब मुंह से निकलेगा ही निकलेगा, नाक से भी निकलेगा, तो उसे आप बोलेंगे भैया अनुनासिक। क्या इतनी बातें स्पष्ट और साफ आपके दिमाग में चली गई? आप बोल दीजिए भाई एक बात बताइए, अगर नहीं समझ में आया तो डायग्राम लीजिए ना बाबू साहब, क्यों आप परेशान मत हो, परेशान मत होना कभी भी लाइफ में, अपने परेशान मत होना जीवन में। जब तक मैं हूं तब तक बेफिक्र होकर पढ़ाई लिखाई कर लो भैया, ईमानदारी के साथ। मैं पश्चाताप करने वाली दुनिया बहुत सारी पड़ी है, आप भी उसी में रह जाएंगे। अलग से बताओ इनको कौन कौन पहचानता है भाई, इनको कौन कौन पहचानता है, तो आप बोलेंगे कि सर मैं तो पहचान रहा हूं कि मठोरी चाचा जी हैं। कौन है भाई? आप बोलेंगे सर ये तो मठोरी चाचा जी हैं। कौन इनको पहचान रहा है मठोरी चाचा जी को? ये मठोरी चाचा जी हैं आप लोगों के बीच, देख लीजिए ध्यान से मठोरी चाचा जी को। तो इनका ये कहना है कि भैया ऐसा है ना कि यहां पर केवल मुख, ये इनका मुंह है। जब मुंह से भैया, मुंह से जिन स्वरों का उच्चारण केवल मुंह से हो, या मुंह बना दिया, मुंह को हाईलाइट कर दे रहा हूं, देख लो ध्यान से। जब मुंह को मुंह से, अब आप ध्यान से देखना, जब मुंह से, क्योंकि कंफ्यूज पॉइंट है, जब मुंह से जिन स्वरों का उच्चारण केवल मुंह से या मुख से होता है तो क्या कहलाएगा, निर्नुनासिक। विनोद है ये तो नहीं, मठोरी चाचा है भाई, विनोद थोड़ी ना।
अनुनासिक क्या होता है अब आप समझने का प्रयास करिएगा। अब बना देता हूं विनोद को भाई, अब कुछ पल के लिए विनोद को बना देता हूं, कोई बुराई नहीं है, ये अपना विनोद है, ठीक है, विनोद को देख लीजिएगा। अब आपको मैं फिर से हाईलाइट करने जा रहा हूं विनोद को, मुख और नाक दोनों से। अरे भैया मुख से तो निकलेगा, पहले इसका मुंह बनाओ, मुख से तो निकलेगा, अरे नाक से भी निकलना चाहिए, ये मुख और नाक दोनों से निकलेगा। लो तो इतना बड़ा नाक बना दिया इसका, तो मुख और जब नाक से दोनों से निकलेगा तो क्या कहलाएगा, आप बोलेंगे सर उसे अनुनासिक कहेंगे, और केवल अगर मुंह से निकल रहा है नाक से नहीं तो वह निर्नुनासिक कहलाएगा। लो भैया आज के बाद तो गलती नहीं करेगा कोई छात्र, बता दो विनोद, आज के बाद गलती तो नहीं करोगे ना। ये देखो इसको विनोद को, इतना अच्छा प्यारा सा पैंट शर्ट तो पहनता ही नहीं है, बस ढिचू ढिचू चलता है इधर उधर। तो आपको ये बात पता चलेगा मुख और नाक से निकलने वाली चीजें क्या कहलाएंगी, आप बोलेंगे सर अनुनासिक, और न निकले तो भैया उसे मुंह से तो आपका निर्नुनासिक। चलो समझ में आ गया, यह है अनुस्वार। आप इसके चक्कर में ना पड़े। अनुस्वार क्या होता है, अनुस्वार तो एक सरबिंदी होता है। ऐसे भैया आपका लाइन हो, उसके ऊपर ऐसे कोई एक ऐसे बिंदी आ जाए तो अनुस्वार कहलाएगा। हमने जैसे आपसे कहा कुछ पल के लिए, जैसे हमने कहा भैया, हमने यहां पर कुछ सामने लिखा, मैंने कहा अंक, ये क्या लिखा हूं, अक लिखा हूं, क्या लिखा हूं, अक, लेकिन इसके ऊपर ये, तो ये क्या कहलाएगा, अनुस्वार कहलाएगा। अंक जो न आ रहा है वही अनुनासिक है। तो ये चीजें समझाने का प्रयास किया हूं। तो ये जो चीजें हैं वो अनुस्वार के तहत आती हैं, अनुस्वार कहलाते हैं, अनुस्वार के तहत। जैसे जब नाक से अधिक और मुख मतलब मुंह से कम वायु निकलती है, नाक से अधिक, हेलो हेलो, मुंह से निकला है हेलो हेलो, ये नाक से, तो ये चीजें होती है, रंक, अंग, जंगल और आपका मंगल, तो ऐसे बिंदी लगते ही क्या कहलाता है, अनुस्वार का साइन होता है। कोई दिक्कत किसी को, अनुस्वार में कभी गलती नहीं करोगे। अनुस्वार क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, अनुस्वार तो कुछ भी नहीं होता, किसी के ऊपर बिंदी लगाओ अनुस्वार कहलाए। विसर्ग का साइन कैसा होता है, एक डंडा लगा दो, दो पीछे बिंदी लगा दो ऐसे वाली, आपके तहत पता चल गया कि सर ये जो दो बिंदी या दो डॉट आपने लगाया हुआ है, क्या यही विसर्ग है, हाँ यही विसर्ग है। संस्कृत के शब्दों में स्वर के बाद प्रयोग होता है, संस्कृत के शब्दों में, ठीक है। जैसे आपने देखा कि सर प्रातः, तो प्रातः में यहां पर बिंदी लगा है, तो ये किसका साइन है, विसर्ग का साइन है। पुनः, नमः ऐसे भी हो सकता है, तो यहां पर लिखा है। अतः तो यहां पर लिखा है, बात समझिएगा, विदाउट किसी को। तो अनुस्वार अगर कोई कहे तो कह देना एक ऊपर बिंदी, और अगर कोई कहे कि विसर्ग वाली बिंदी कौन सी होगी, तो संस्कृत शब्दों में स्वर के बाद प्रयोग होता है, दो डॉट ऐसे ऐसे। बोलते समय मुंह के उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है, आप बोलेंगे सर 5। आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, आप मेरे हर एक पॉइंट को हल्के में अगर ले रहे हो तो ये आपकी गलत फहमी। हमारे क्वेश्चन जो है डिजिटल तरीके से हैं, बोलते समय आपके डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि बोलते समय मुंह या मुख से या मुख के उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है सर 5। लेकिन यह भी बेहद जानना जरूरी है कि वो कौन कौन सा है, तो मैं आपको बता देता हूं। एक होता है कंठ, एक होगा तालु, मूर्धा या मूर्धन जिसे बोलते हैं, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ओके, ये होते हैं। कितने होते हैं, 5। पांचों कौन कौन से, यही वो 5 है। सर आपकी क्लासेस स्टार्ट ये 2 बजे नहीं होती भाई, ये तो 12 बजे चलती क्लासेस। ओके, यहां पे कोई दिक्कत किसी विद्यार्थी को अनुस्वार विसर्ग में नहीं, भाई कुछ समझाया नहीं भाई। ओहो, ये है अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड, अभी तक के गेम भैया, गेम चेंजिंग यहीं से है। आपके पूरे के पूरे एग्जाम में 90% से ज्यादा चांस है केवल इसी डायग्राम से क्वेश्चन पूछे जाना। 90% से ज्यादा चांस है कि आपके अपने एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना। सर 90% चांस है यहां से क्वेश्चन बन जाए, हाँ बनता है। उच्चारण के आधार पर वर्णों का आपका वर्गीकरण, हमने वर्गीकरण किया है। एक का नाम हमने रखा है कंठ, जिसे आप क्या बोलते हैं, कंठ भी बोलते हैं, कोई बुराई नहीं है। एक होता है तालब्य, एक होता है तालब्य जिसे आप बोलते हैं तालु, जिसे आप क्या बोलते हैं, तालु भी बोलते हैं। एक आप लोगों के बीच में यहां पर है मूर्धन्य, अब कभी भी मूर्धा आ जाए तो कोई बुराई नहीं है, मूर्धा आ जाए तो कोई बुराई नहीं है। एक होता है दंत, एक क्या होता है, दंत। दंत को हम लोग और किसी नाम से जानते हैं, आप बोलेंगे सर उसे दंत बोलते हैं, केवल दंत बोलते हैं। एक आपके बीच में ओष्ठ आ जाएगा, जिसे आप क्या बोलेंगे, ओष्ठ बोलेंगे। ये चीजें आपके अपने एग्जाम में आती हैं यहां से, और इसके सामने जो चीजें हैं आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं समझाता हूं, एक होता है कंठ तालब्य होता है, जो कंठ और तालु के माध्यम से बना होता है। एक होता है कंठोष्ठ होता है, जो कंठ और ओष्ठ से बना होता है। एक होता है दंतोष्ठ होता है, पूरे के पूरे व्यंजन में इकलौता ऐसा हुआ है केवल यही दंतोष्ठ से बोला जाता है। गेम इसी पे होता है पूरा। आपके अपने एग्जाम में जो गेम होगा ना यहां से होगा, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन से, यहां से गेम ज्यादा हो जाता है। क्यों क्यों इसलिए हो जाता है क्योंकि पूरे के पूरे व्यंजन में इकलौता वैसे वकील ही ऐसा है जो दंतोष्ठ से बोला जाता है। कभी पूछा जाए कि अ स्वर है, हमने कहा हाँ, और आ भी स्वर है, तो ये दोनों स्वर किससे बोले जाते हैं, ये कंठ से बोले जाते हैं। छोटा वाला जो ई है या बड़ा वाला जो ई है, ये किससे बोले जाते हैं भैया, ये तालु के माध्यम से बोले जाते हैं। ये री किससे बोला जाता है आपसे पूछा जाए तो ये मूर्धन से बोला जाता है, मूर्धा से बोला जाता है। इसे हम लोग जानते हैं भैया, ये संस्कृत में यूज होता था, ये संस्कृत में होता था, और यहां पर निकल के आ गया बेचारा आज, ये दंत से बोला जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि यहां पर ल से लड्डू भी बोला जाएगा, रस से रस्सी भी इसी से बोला जाएगा।
साथ ही साथ यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां पर ये वाला र है, यहां पर ये श है, यहां पर यह है, यहां पर ये श है, और यहां पर ह है, यहां पर अ है। तो ये भी चीजें आपको पता होना चाहिए। और क से कबूतर से लेकर म से मछली तक स्पर्श व्यंजन होते हैं, आपको इतना पता होना चाहिए। क ख ग अंग क्या है, तो भैया कंठ से बोला जाएगा। चरखा से लेकर यहां तक, भैया ट से लेकर यहां तक, यहाँ त से लेकर यहां तक, ये प से लेकर यहां तक। तो ओष्ठ से ओ बोला जाएगा, छोटका बोला जाएगा, साथ साथ में बड़का भी बोला जाएगा। यहाँ प से पतंग है, फ से फल है, ये सब भी क्या बोले जाते हैं, आप बोलेंगे ओष्ठ से बोले जाते हैं। अरे भैया इनके सामने जो लिखा है ये इससे बोले जाएंगे, ये इससे बोले जाएंगे। तो आप सभी को पता चल गया कि वो लाइन तो वही है, ये सब लाइन तो वही है। और साथ साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जब डिफिकल्ट क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से बनता है, यहाँ से बनता है। जब डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना होगा तो उसको बनाना ही है, तो यहाँ से बनाएगा, फिर वहां से क्यों बनाएगा, यहाँ से बनाएगा क्वेश्चन, वहां से क्यों बनाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसे हम आपको मिलकर बोलते हैं। एक तो होता है वत्स्य, वत्स्य व्यंजन। वत्स व्यंजन में आता है क्या, वत्स व्यंजन में आता है। कभी आपके अपने एग्जाम में पूछा जाए वत्स व्यंजन, तो यहाँ पर वत्स व्यंजन में से आपके ये भैया ये वाली चीजें, ल वाले स और न वाली ये चीजें, तो ये वाली चीजें जो होते हैं वो किसके माध्यम से होते हैं, आप बोलेंगे कि सर वत्स व्यंजन, या आप दंत भी बोलते हैं उसी, ठीक है। कंठ तालव्य होता है, हमने कहा हाँ कंठ तालव्य होता है, कंठ और तालु से मिलता है, ये ए और ऐ होता है। और ए ऐ बनता कैसा आपको पता है, हमने कहा कंठ कहाँ है, आपने कहा अ यहाँ पर है, तालु कहाँ है, आपने कहा सर यहाँ पर है। इन्हीं दोनों को मिलने पर तो ये वाला बनता है, आपने बोला बात तो सही कर रहे हैं। ओ औ है यहाँ पर, यह भी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर वह आपको पता है। ये आपकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज, क्योंकि एग्जाम में ना भाई सब बनता है, और स्क्रीनशॉट के साथ साथ आप इसको अपने कॉपी नोट, स्क्रीनशॉट तो मिलेगा नहीं आपको, ठीक है। और आप इसको चीजों को ले लीजिएगा और आप अपने पास रखिएगा, नोट बनाते हुए चलिए, बड़ा काम आएगा, बड़ी चीजें मजबूत है भैया, मजबूत चीजें, बड़ी ठोस चीजें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आई होंगी। नुक्ता क्या होता है सर, नुक्ता 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 क्या होता है समझिएगा। नुक्ता वह होता है भैया, नुक्ता मतलब किसी को पता है नहीं पता है, तो नुक्ता एक प्रकार का चिन्ह है, एक प्रकार की ये क्या है, चिन्ह है। इसका चिन्ह कहाँ लगता है, ऐसे, ये तो अनुस्वार कहलाता है, लेकिन ये नुक्ता है, किस प्रकार का जो शब्द होंगे ना उन्हीं के यूज होंगे शब्दों में, लेकिन वो शब्द कैसे होंगे, कहां के होंगे, वो चीजें समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जो अरबी और फारसी शब्दों में प्रयोग होता है, ऐसा कौन सा चिन्ह है जो अरबी और फारसी भाषा के शब्द में यूज होता है, आप बोलेंगे नुक्ता नाम है उसका, ठीक है। अब नुक्ता वाले शब्दों का उदाहरण अगर मैं आपके सामने पेश करूं, तो जैसे हमने कहा कमजोर, तो भैया हमने कमजोर तो लिखा, लेकिन सही यहां पर देखें ना, ज के नीचे एक नुक्ता लगा है, तूफान के नीचे लगा है फ के नीचे, ज के नीचे, प के नीचे, फिर आपने जुल्म यहाँ पर है, तो यहाँ पर है आपका फ है, ज है, ज के नीचे लगा, फ के नीचे लगा, यहाँ पर आप लगाते चलिए, ऐसे ऐसे मिलती रहेंगी। तो नुक्ता का प्रयोग ऐसा नहीं है कि हम कहीं भी कर देंगे, हमने कभी ट से टमाटर लिख दिया यहाँ पर भी कर दिया, ऐसा थोड़ी ना है, ऐसा नहीं है। वह अरबी और फारसी के शब्द होना चाहिए, साथ साथ में नुक्ता का प्रयोग भैया क से कबूतर में, क से खरहा में, ग से गमला में। नुक्ता का प्रयोग हिंदी भाषा में अनिवार्य नहीं है, जरूरी थोड़ी ना है कि आप क से कबूतर में लगाएं तभी, ख से खरहा में लगाएं तभी, ग से गमला में लगाएं तभी, यह जरूरी नहीं है। कौन कहना चाहता है भैया, नुक्ता कहता है, ओके, अनिवार्य नहीं है। लेकिन आपको पता होना कि जैसे जहाज में, फ से फल में नुक्ता लगाना आवश्यक है, जरूरी है। अगर इनके शब्द हैं अरबी और फारसी के, और कुछ शब्द उसमें क से कबूतर से भी रिलेट करते हैं, तो जरूरी नहीं है, लेकिन आपको पता होना जैसे जहाज में नुक्ता लगाना आवश्यक, मतलब जरूरी, बेहद काम का है वो। दिमाग पे गई बात है ये, हाँ मैं जिस तरीके से समझा रहा हूं मुझे मालूम है कि दिमाग पे चला गया होगा। अब एक बच्चा कह रहा था कि सर वो संयुक्त स्वर में स्र क्या होता है। भाई आप जल्दबाजी करेंगे तो सारी काम बिगड़ जाएगी, जिसको मैं आपको लेके चलना चाहता हूँ, वो शिखर तक आपको लेके चलना चाहता हूँ जहां पर आपके काम की चीजें हैं। नहीं तो ऐसे पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, क्या क्या पढ़ेंगे, पढ़िए वही जो आए आपके एग्जाम में, पढ़कर आप पास हो जाइए, आप अपनी नौकरी को भी सुनिश्चित कर लीजिए, अपने माँ बाप के सपने को साकार करने के चक्कर में पढ़े, बर्बाद करने के चक्कर में ना पढ़े, ठीक है। कहना यह चाहता हूं कि यहां पर कहा हुआ है कि संयुक्त स्वर। अच्छा संयुक्त स्वर होता क्या है, कैसा दिखता है ये, हमने कहा पहले एक बार पढ़ लेता हूं फिर आपको सिखाता हूं, क्योंकि ये पढ़ने से ही समझ में आएंगे भैया आपको। हमारे डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं कि यहाँ पर हम भी लिख सकते थे वे स्वर जो दो या दो से अधिक स्वरों से मिलकर बनते हैं, भैया ये पागल बनाने वाला काम नहीं करना है स्टूडेंट को, समझिएगा। यहां पर है कि आपका वे स्वर जो दो या दो से अधिक, मतलब दो रहेंगे, दो से अधिक भी हो सकते हैं, स्वरों से मिलकर, स्वरों से ही मिलना चाहिए, मिलकर बनते हैं, उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर अगर कोई कहे कि किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि सर ऐसा है कि वे स्वर जो दो या दो से अधिक स्वर से मिलकर बने, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि आपसे एग्जाम में पूछा गया कि संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है, बेहद इंपॉर्टेंट लाइन है, तो आपको बोलना है सर वह 4 होती है। तो चारों को मैं यहां पर लिख देता हूं, जैसे कि अगर पूछा जाए कौन कौन सा है, तो छोटा वाला ए है, बड़े वाले ए हैं, छोटे वाले ओ भी होते हैं, और यहाँ पर बड़े वाले ओ भी होते हैं। इन्हीं 4 संख्या को हम संयुक्त स्वर की संख्या के नाम से जानते हैं। अब आप समझ चुके होंगे इस चीज को, तो एक बार ये भी देख लीजिएगा आप अपनी नजरों से कि अगर छोटा वाला अ के साथ ई का मोहब्बत हो, प्रेम हो, तो क्या बनेगा। आपने कहा सर ये ए बन जाएगा। इसके साथ होगा तो क्या बनेगा, आप बोलेंगे सर ओ बन जाएगा। भैया अ के साथ ओ जो नहीं बनता, आप बोलेंगे अच्छा ऐसे बनता है, हमने कहा वैसे बनता है। ए ऐ बन जाएगा, ओ औ बन जाएगा, कोई दिक्कत, आपने बोला सर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हमें ये चीजें समझ में डिजिटल फॉर्म में आ गई हैं, तो कभी भी आपको पता है तो आप इसमें ज्यादा सोचिएगा मत। हमने आपको बस सीधा सीधा बात को कह दिया जो यहां पर जरूरी था कि अगर कोई कहे, ये आप खुद सोचिए इस चीज को किसके मिलने से बनाइए, तो आपके लिए है। यहां पर छोटा वाला ए, छोटा वाला ए, बड़ा वाला ए, छोटा वाला ओ, बड़ा वाला ओ, बस इतना ही दिमाग पे रखना है आपको ना, आपको इतना ही दिमाग पे रखना है, यही वो 4 चीजें होती हैं। अब इसको आप अपने मन से कर लीजिए कि सर छोटा वाला अ के साथ जुड़ेगा ई तो क्या बनेगा। हमने कहा छोटा वाले ऊ के साथ ओ कहलाएगा, ए कहलाएगा, ओ कहलाएगा, यहाँ पर तो इस चीज को आपको सोचना है, ठीक है।
अच्छा, री को कुछ स्रोतों में संयुक्त स्वर में माना जाता है, लेकिन आमतौर पर ये 4 ही माने जाते हैं। कभी पूछा जाए कि संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है तो 4 ही बताना है, 5 नहीं बताना है। ये बकवास लाइन है, ये तो समझने के लिए बात है, ये तो समझाने और सिखाने वाली बात है। तो संयुक्त स्वर 4 समझ में आया? आप बोलिए भाई, संयुक्त स्वर 4 समझ में आया नहीं समझ में आया? ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहां पर दिया है कि आपके सामने लिखा है कि व्यंजन का वर्गीकरण। ठीक है भाई, व्यंजन का वर्गीकरण हम भी करके देखते हैं। अच्छा, व्यंजन होते हैं जो स्पर्श व्यंजन, इसने कहा हुआ है कि भैया स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन की आपके अपने एग्जाम में संख्या पूछी जाती है कि स्पर्श व्यंजन की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है तो आपको एग्जाम में बताना है कि सर इनकी संख्या 25 होती है। हमने कहा वो कैसे प्रूफ करो जरा। ये स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है तो 25 कैसे होती है? तो हमने कहा लो इस तरीके से होता है, क ख ग अंग होता है ना, क कबूतर, ख से खरहा, ग से गमला, घ से घड़ी, अंग, यही होते हैं, ये होते हैं। क के बाद क्या होता है? च, ट, त, क, च, ट, त यहां पर आता है, उसके बाद प आता है। प से पतंग, फ से फल, ब से बकरी कह दिया, भ से भट्ठी कह दिया, म से मछली कह दिया। अब आपसे भी जानते हैं कि अंग पर चरखा छाता जहाज झरना ईंट ड़ न, और यहाँ पर होता है म, ये होते हैं ना। अब यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं कि सर क से कबूतर से हमने काउंट करना अगर चालू किया और म से मछली पर अगर आपने समाप्त कर दिया तो इनके बीच में जो मिलेगा वो कितना मिलेगा? आप बोलेंगे सर 25 मिलेगा। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। कोई कहे कि भैया ये ट से टमाटर स्पर्श व्यंजन है, कह देना है। कोई अगर आपसे कहे यहाँ ट से टमाटर के बाद ठ से ठठेरा है, मान लो ये पूछ लिया कोई कि स्पर्श व्यंजन है, तो इनके बीच में जो भी आएंगे वह स्पर्श व्यंजन के नाम से जाने जाएंगे। अब स्पर्श व्यंजन में गलती क्या होती है मैं आपको सिखाता हूं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन नाम की भी कोई चीज है मार्केट में। स्पर्श संघर्षी व्यंजन की नाम की भी कोई चीज मार्केट में है। जैसे कि अगर पूछे च से चरखा क्या है, छ से छाता क्या है, ज से जहाज, झ से झरना, य यह क्या है, तो आप बोलेंगे स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। अगर स्पर्श व्यंजन संघर्षी है, अगर आपसे कहे कि केवल संघर्षी व्यंजन उसमें व्यंजन, तो दूसरा हो जाएगा। जब तक स्पर्श का नाम न लगा जाए तब तक इसको उत्तर नहीं देना है। जब स्पर्श व्यंजन लग जाए, स्पर्श लग जाए, स्पर्श संघर्षी लग जाए, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, आप कह सकते हैं ये वाली जो च से चरखा लाइन है, छ से छाता वाली, ज से जहाज वाली लाइन, ये वाली लाइन कौन सी कहती है? आप बोलेंगे सर ये वो लाइन है जिसे हम क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर स्पर्श संघर्षी व्यंजन। नासिक व्यंजन, इसे हम नासिक व्यंजन भी बोलते हैं। एग्जाम में जरूरी नहीं है कि इसका नाम नासिका भी व्यंजन आ जाता है, कभी कभी नासिका व्यंजन भी नाम से जानते हैं, नासिका व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। इसे पंचमाक्षर भी कहते हैं। अगर कहे कि नासिक व्यंजन की संख्या कितनी होती है, अगर कहे नासिका व्यंजन की संख्या कितनी होती है, या नासिक व्यंजन की संख्या कितनी होती है, या पंचमाक्षर की संख्या कितनी होती है, तो सर आपको जवाब देना है 5। वो पांचों कौन कौन से हैं? ये हैं पांचों। इसी को हम पांचों में लाएंगे। किसको किसको? आप बोलेंगे कि सर ये है, वो ये है, और ये है, ये भी है, और यहां पर ये है, और ये है। ठीक है, ये इसे बोलेंगे पंचमाक्षर। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं साफ साफ चीजें क्या की गई हैं, लिखी गई हैं। तो अगर कोई कहे कि इस ये पीछे के 5 क्या हैं, तो इसे नासिक व्यंजन, नासिका व्यंजन, पंचमाक्षर। तो पंचमाक्षर की संख्या कितनी होती है सर? इसकी संख्या तो भैया आपको भी पता होना चाहिए कितनी होती है, 5 ही होती है। ओके, कोई दिक्कत किसी छात्र को समझने में कोई परेशानी उत्पन्न हुआ है तो बता सकते हैं आप। अगर नहीं हुआ है तो आपको यह भी बात पता चल गया होगा कि स्पर्श व्यंजन होता क्या है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन होता क्या है, नासिक व्यंजन है कौन कौन से, भैया आपके सामने वो चीजें लिखी गई हैं। तो क्या ये डायग्राम के माध्यम से चीजें समझ में आ गई हैं? अगर समझ में आ गई हैं तो एक बार हाँ कह दीजिएगा। हमने सर आपको सिखाने का प्रयास ही नहीं किया, हम तो भाई समझाने का प्रयास कर रहे थे ताकि स्टूडेंट समझ सके। चलिए ये देखते हैं कुछ चीजें, थोड़ा सा और है, समझने की बात है, समझ लेते हैं। अंतस्थ व्यंजन कहा हुआ है, या अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं भैया? हमने कहा कि जैसे कि आपको संयुक्त व्यंजन होता है ना, वैसे अंतस्थ व्यंजन होता है। तो अंतस्थ व्यंजन आज तो पहले ही आ गया, स्पर्श व्यंजन नहीं आया। अंतस्थ व्यंजन की जो संख्या होती है एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको बताना है कि सर इसकी जो संख्या होती है वह होती है आपके बीच में 4। कितनी होती है भाई? आप बोलेंगे सर 4। चारों का नाम लिख देता हूं बिना कुछ सोचे समझे, य, र, ल, व, इसे बोलेंगे अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। चारों को लिखने में कोई कंजूसी तो नहीं किया, नहीं लिख दिया भाई, य, र, ल, व। अगर कहे कोई कहे य और व ये क्या है, तो आपको बताना है कि सर इन्हें हम अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं? अर्ध स्वर। कोई कहे कि इसमें आप मुझे बताइए कि निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? क्या ल से लड्डू है, या र से रस्सी है, या व है, या प से पतंग? तो आपको कहना है कि व है ना। ये होते हैं, तो य और व दोनों अर्ध स्वर ही होते हैं। ठीक है, अब आपसे कोई कहे कि सर र से रस्सी क्या है यहां पर आपके बीच में, तो आपको बताना है कि सर इसे हम तो लुंठित व्यंजन के नाम से जानते हैं। मान लेते हैं कि लुंठित व्यंजन ऑप्शन में नहीं है, तो प्रकंपित व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। प्रकंपित व्यंजन के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर आपसे कोई मान लेते हैं कि भूल चूक से एक बात ये भी कह दे कि सर ये जो रस लड्डू है ये फिर क्या है, तो आप बोलेंगे सर इसको हम पार्श्विक व्यंजन के नाम से जानते हैं। ओके, एक बार सभी लोग हाँ कह दो भाई, समझ में आ गया। तो पार्श्विक व्यंजन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, पार्श्विक व्यंजन के नाम से जानते हैं। ये लुंठित प्रकंपित व्यंजन एक ही नाम है, और यहां पर अर्धस्वर इसका नाम दे दिया हूं। 4 चीजें हैं जो अंतस्थ व्यंजन कहलाती है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। तो इनकी संख्या 4 कौन कौन सी आपके सामने लिखी हुई।
हाँ, अब आपसे कहा है कि वत्स्य व्यंजन, ये वत्स्य व्यंजन क्या होता है? एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने का जब संभावना हुआ तो यहां से इस क्वेश्चन का जिक्र किया गया। तो हमने कहा कि भैया जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों या ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से से संपर्क में आकर वायु के प्रहार को अवरुद्ध करती हैं, ऐसे उच्चारण स्थान को वत्स्य कहते हैं। हमने कहा इतना परिभाषा थोड़ी नहीं याद रखेंगे। हिंदी भाषा के अंतर्गत न से नल और ल से लड्डू, स ज और र पूछा था कभी कभी, यहां से ये चीजें क्या है तो आपको बताना है कि वत्स्य में आएंगी। ल से लड्डू क्या है? वत्स्य में आएंगी। तो उम्मीद करता हूं चीजें ये भी समझ में आई होंगी। कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए वत्स्य है क्या, तो वत्स्य को ही दंत के नाम से भी कह सकते हैं, क्योंकि दंत वाले में भी चीजें वही आ रही थी। इतना स्पष्ट हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आप बोलेंगे सर हाँ। अब एक लास्ट पॉइंट आप लोगों के बीच में मिला देता हूं ताकि मामला खत्म हो जाए, यहां तक जहां तक मामला है वहां तक खत्म हो जाए, अच्छा लगेगा, खत्म हो जाएगा। उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, उष्म व्यंजन क्या होता है आपको समझना है। उष्म या संघर्षी व्यंजन, हमने कहा स्पर्श संघर्षी व्यंजन अलग होता है और उष्म संघर्षी व्यंजन अलग होता है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, उनमें से च से चरखा, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झरना और जो ईय था वह क्या था? आप बोलेंगे सर स्पर्श में था। स्पर्श में हम लोग कहते थे संघर्षी व्यंजन, लेकिन सरकार उष्म व्यंजन जो है ना वो अलग है। मुंह से गर्म हवा बाहर निकलती है, किसमें? आप बोलेंगे सर, आप बोलेंगे उष्म व्यंजन में। जैसे हमने कहा इनकी संख्या कितनी होती है, आपने कहा सर 4। कौन कौन चारों हैं मैं आपको बता देता हूं। चारों की संख्या, एक ये स लिख लीजिए, ऐसा वाला भी स लिख लीजिए, ह स ये पूरा लिख लीजिए, 3-4 होते हैं उष्म व्यंजन की संख्या। कोई कहे कि उष्म व्यंजन की संख्या कौन कौन सी है, तो ये वो अपने चारों हैं। इन्हीं चारों को हम लोग क्या बोलते हैं? उष्म संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। उष्म व्यंजन भी बोल सकते हैं इनको हम, उष्म व्यंजन भी बोलते हैं, उष्म संघर्षी व्यंजन, दोनों के नाम से हम जानते हैं। उष्म संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, उष्म व्यंजन के नाम से जानते हैं, लेकिन हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन नहीं कहते हैं, क्योंकि आप पढ़कर भी आए हो। तो अगर ये पूछे स किससे है तो तालब्य से है, जो कि बड़ा वाला स बोलते हैं। इस षटकोर वाले को मूर्धन्य बोलते हैं, जो कि मझला वाला होता है। ये छोटा वाला स दंत से बोला जाता है, जिसे आप छोटा बोलते हैं। और यहाँ पर ह से हलवा है, जिसे आप काकल्य व्यंजन के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, काकल्य व्यंजन से आपके क्वेश्चन बनते हैं। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आई होंगी, कई हद तक जाके समझ में आई होंगी। तो ऐसा नाराजगी ना होना भाई कि चीजें ना समझ में आए, ठीक है? यहां तक किसी कोई डाउट, अगर डाउट नहीं है तो एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जब ब्लैंक पेज था तो मैं आया था, बोला था कि सर कैसे हैं आप लोग। उसके बाद हमने क्या किया, आप लोगों को समझाने का, स्वर क्या होते हैं, ये होते हैं। अब स्वर में कुछ सब ऐसे भी होते हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं। स्वर की मात्रा आपको बता चुका हूं कि 10 ही होता है, अ की कोई मात्रा ही नहीं होता। व्यंजन में आपको पता है 33 होते हैं मूल रूप से। जीवा के आधार पर 3 होते हैं, आप सभी यहाँ पर देखे थे। री वाली चीजें पर है नहीं, यहाँ पर आपके सामने डिटेल्स में चीजें दी गई हैं। उसके बाद होठ की स्थिति पे आवृत्तिमुखी और वृत्तमुखी दिया था, अब आप गलती नहीं करेंगे। उसके बाद मुख की स्थिति के आधार पर 4 बताया था, समृद्ध स्वर, अर्धसमृद्ध स्वर, जुगाड़ और तरीका बताया था, जो जिंदगी में आप नहीं भूलेंगे। अब विब्रत स्वर जो होते हैं और अर्धविब्रत स्वर होते हैं, इसके बारे में जिक्र किया था। विजाति स्वर आपको बताया था और सजाति स्वर के बारे में बताया था। अब यहाँ पर आपको विजाति मतलब आप सभी समझ सकते हैं जो अलग हो, सजाति मतलब एक समान जाति का हो। अब यहाँ पर आप देखिएगा चीजें बन रही हैं, तो हमने कहा यहाँ पर मुख और नाक से वायु निकलता था, यहाँ पर होता है। अब ये वाला तो नहीं दिखा, तो निर्नुनासिक, ये मठोरी चाचा जी को देख लीजिएगा, जिंदगी भर याद रहेगा। विनोद विनोद करे तो विनोद को भी देख लीजिए। यहाँ पर अनुस्वार है, विसर्ग है, यहाँ पर ये डायग्राम है जो 100% एग्जाम में कोई रोकने से रुकता नहीं आता है। हमने कहा ये क्या है, आपने कहा नुक्ता के बारे में समझाया था, आपने संयुक्त स्वर के बारे में समझाया था, 4 होते हैं, इसमें आपको भरना भी था। और ये होता है व्यंजन का वर्गीकरण। स्पर्श व्यंजन बताया था 25 होते हैं, 25 को डिटेल्स में लिखा हूं। इसका नाम है स्पर्श संघर्षी व्यंजन, अलग होता है, इंपॉर्टेंट है। नासिका अलग है, पंचमाक्षर अलग है, यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन है, संख्या 4 है। चारों को अलग अलग पार्ट में विभाजन करके आपको समझाने का प्रयास किया। वत्स्य व्यंजन बताया, उसमें संघर्षी व्यंजन के बारे में बताया, और इसकी पहचान करना बड़ा ईजी है। पेपर में बैठ जाओ, अगर कोई कहे कि भैया ये स क्या उसमें व्यंजन है, तो कह देना कि मैं पहले अपने हाथ को सामने करूंगा, इसको बोलूंगा स, गर्म हवा निकला तो उसमें व्यंजन कहलाएगा, गर्म नहीं निकला तो नहीं कहलाएगा, ठीक है?